भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान की इस ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कल आज और कल पर। दोस्तों, अक्टूबर के महीने में 30 तारीख को दो बड़े छाया ग्रह राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यह वीडियो राहु के राशि परिवर्तन अर्थात गोचरवश जब राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में जाएंगे तो उसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए बनाया जा रहा है। आज का वीडियो कन्या राशि वालों के लिए है। अब तक मैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि वालों के लिए वीडियोस बना चुका हूं। यदि आप कन्या राशि के हैं, अपनी अपनी जन्म पत्रिका खोलिए और उसमें देखिए, यदि आपका चंद्रमा 6 में बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है 6 में, तो आप कन्या राशि के हैं और यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, हमारे देश में एक राशि के 11,90,50,000 से ऊपर लोग हैं। यह उन समस्त 11,90,00,000 लोगों के लिए है। राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल रहते हैं, 18 महीने, और इन 18 महीनों में व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे ज़बरदस्त चमत्कारिक परिणाम देते हैं। अगर राहु देने पर आ जाएं अर्थात शुभ हों तो रातों रात रंक से राजा बना देते हैं। अगर राहु बिगाड़ने पर आ जाएं अर्थात अशुभ हों तो रातों रात राजा से भिखारी बना देते हैं। राहु और केतु सडन परिणाम देते हैं, अचानक से, और बहुत ज़्यादा परिणाम देते हैं। राहु जिस भाव में बैठता है, जन्म कुंडली के जिस भाव में, उसका विस्तार करता है, एक्सपेंशन करता है, विस्तारवादी ग्रह है। आपकी राशि का राशिफल बताने के पहले राहु के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना आवश्यक समझता हूँ, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और राहु के गुण और धर्म को आप अच्छे से समझ सकें। मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में राहु के पौराणिक स्वरूप के बारे में बताया है। स्वरभानु नाम का राक्षस छल से अमृत पीने देवताओं की लाइन में बैठा, सूर्य चंद्रमा ने पहचान लिया, भगवान विष्णु को बता दिया और विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। अमृत की जो बूंदें गले तक पहुंच गई थी वो हिस्सा अमर हो गया, वो राहु बन गया, अर्थात स्वरभानु का सिर राहु बन गया, और बाकी का जो शरीर था, धड़, उसमें अमृत नहीं पहुंचा था तो वह अमर नहीं हो सका। वह धड़ भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया, वह धड़ समाप्त हो गया। भगवान विष्णु के चरणों में जाने के बाद किसी भी आत्मा की परम गति हो जाती है, किसी भी आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह परमात्मा में विलीन हो जाता है। हम सब जितनी आत्माएं इस मृत्यु लोक में अथवा अन्य लोक जो हैं उसमें हम सब जितनी आत्माएं हैं, हमारी भी अंतिम गति यही है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, हम भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में विलीन हो जाएं, अर्थात हमें मोक्ष मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। यही हुआ स्वरभानु के धड़ के साथ। उसका सिर तो अमर हो चुका था, लेकिन उसका धड़ भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया कटने के बाद, और चरणों में गिरते ही उसकी मुक्ति हो गई, वो मोक्ष प्राप्त हो गया। इसलिए केतु मोक्ष प्रदाता ग्रह है, मुक्ति का ग्रह है। राहु अधिक खतरनाक है क्योंकि राहु जीवित है, उसकी इच्छाएं अपूर्ण रह गई, उसका शरीर मिट गया, लेकिन ब्रेन अर्थात दिमाग तो उसके पास था, मन उसके पास था, और मन में विचार बिजली की तेज़ी से आते हैं। कहते हैं संसार में सबसे अधिक तेज गति मन की होती है। तो उसके मन में जो इच्छाएं आती गई, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसके पास शरीर नहीं रहा, केवल सिर था, सिर अमर हो गया। इस कारण राहु एक बेचैनी, एक छटपटाहट में रहता है। राहु के पास इच्छाएं बहुत हैं, इसलिए राहु जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव में असीमित इच्छाएं देता है, अनंत इच्छाएं देता है। एक इच्छा पूरी होगी दूसरी आ जाएगी, दूसरी पूरी होगी तीसरी आ जाएगी, तीसरी पूरी होगी चौथी आ जाएगी। एक के बाद एक नई नई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। राहु राक्षसों का राजा, दुष्ट स्वभाव, छल, कपट, 420, फ्रॉड, लूटमार, झूठ, धोखा, ये राहु के स्वाभाविक गुण हैं, क्योंकि राहु राक्षसों का राजा था। राहु के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेना आवश्यक है। राहु कश्यप ऋषि की संतान है, वही कश्यप ऋषि जिनके नाम से आज गोत्र चलता है, कश्यप गोत्र, आप में से बहुत सारे लोगों का होगा। यह कश्यप ऋषि, महर्षि कश्यप, ब्रह्मा की संतान है। तो ब्रह्मा की संतान कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि से ही दैत्य और दानव दोनों का जन्म हुआ। कश्यप ऋषि की एक पत्नी सिंहिका थी। सिंहिका या लंकिनी
सिंहिका का दूसरा नाम लंकिनी भी है। सिंहिका वो राक्षसी थी जो लंका के द्वार पे पहरा देती थी। जब हनुमान जी सीता माता को लाने के लिए समुद्र लांघ करके सीता माता का पता लगाने के लिए लंका पहुंचते हैं और छोटा सा रूप धर करके मसक समान रूप कपिधरी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदर कांड में लिखा है। तो मत्स्य के समान एक छोटा सा रूप धर के जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो वहाँ सिंहिका, यही सिंहिका जो राहु की माता थी, ये पहरा दे रही होती है। हनुमान जी को देख लेती है। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आते हैं और लंका में प्रवेश करने के लिए जब वो प्रयास करते हैं तो सिंहिका उनका रास्ता रोक लेती है। तब हनुमान जी उस सिंहिका को एक मुक्का मारते हैं और वो धरती पर लुढ़क जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के सुंदरकांड में लिखा है, मुठिका एक महाकपिहनि रुधिर बमत धरनी ढनमनी। मतलब वो लंकिनी, वो सिंहिका अपने मुंह से खून की उल्टी करती हुई ज़मीन पे, धरती पे लुढ़क जाती है। इसके बाद जब वो उठती है तो वो हनुमान जी को पहचान जाती है और बजरंगबली को कहती है, जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। बिकल होंसी तय कपिके मारे तब जाने सु निश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देख्यो नयन राम कर दूता। प्रभीसी नगर कीजे सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। इसका अर्थ है, लंकिनी ने, सिंहिका ने भगवान हनुमान जी को कहा कि जब रावण को ब्रह्मा ने वर दिया था, रावण ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके सारी शक्ति और सोने की लंका वगैरह पाई थी, तो जब ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था रावण को, तो चलते समय उन्होंने मुझे एक पहचान बताई थी, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा, बिकल होंसी तय कपिके मारे तब जाने सु निश्चर संघारे। जब किसी बंदर के मारने से तुम्हारी हालत खराब हो जाए, आकुल व्याकुल हो जाओ, ये लंकिनी को, सिंहिका को कहा था ब्रह्मदेव ने, तब समझना कि ये निश्चर, ये राक्षस रावण का संहार अब निश्चित है। प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो आप लंका में प्रवेश कीजिए, सारे काम कीजिए, अपने मन में, हृदय में कौशलाधीश, कौशल प्रदेश, अयोध्या जो आज उत्तर प्रदेश में है उसको कौशल का प्रदेश कहते हैं। तो प्रभीसी नगर कीजिए सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो कौशल के राजा भगवान राम को अपने हृदय में स्थापित करके आप लंका में प्रवेश कीजिए और सारे काम कीजिए। तो ये तो खैर रामचरितमानस की बात थी। इसी सिंहिका के पुत्र राहु हैं। अब अपने मूल विषय पर लौटते हैं और इससे आप राहु की शक्ति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। राहु केतु छाया ग्रह हैं, इनका वास्तविक रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, ये हमारे सौर मंडल में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, फिर भी इनका प्रभाव किसी भी दूसरे ग्रह से कहीं अधिक ज़्यादा होता है, लोगों पर अधिक पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि राहु और केतु, विशेषकर राहु इस कलयुग में कितने प्रभावशाली हैं। राहु एक राशि में 18 महीने रहते हैं, 1.5 साल, और 12 राशियों का एक चक्र पूर्ण करने में उनको 18 साल का वक्त लगता है, 18 ईयर्स। राहु हमेशा मीन राशि से अपने नए साइकिल का प्रारंभ करते हैं। पिछली बार सन 2005 में, आज से 18 साल पहले 2005 में राहु मीन राशि में आए थे। जैसे इस बार मीन राशि में आ रहे हैं राहु 30 अक्टूबर को, पिछली बार 2005 में आए थे। और 2005 वो साल था जब इस धरती पर सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी। 14 फरवरी 2005 को अमेरिका के कैलिफोर्निया में यूट्यूब का जन्म हुआ था। यूट्यूब, जिसका स्वामित्व गूगल के पास है, यूट्यूब शुरू हुआ था 2005 में। आज मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं। अगर ये यूट्यूब नहीं होता तो सोचिए हम और आप कैसे मिलते। तो ये इतनी बड़ी क्रांति थी जिसने पूरे विश्व में मानव सभ्यता को प्रभावित किया। इस बार पुनः राहु मीन राशि में आ रहे हैं। फिर से ऐसी कोई क्रांति होगी अगले कुछ वर्षों में जो समस्त मानव जाति को प्रभावित करेगी। और ये क्रांति टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में होगी, तकनीक के क्षेत्र में, संचार क्रांति के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। कई ऐसे कांड होंगे जो टेक्नोलॉजी से जुड़े होंगे। साइबर क्राइम बढ़ जाएगा, टेक्नोलॉजी क्रैश कर जाएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी रिप्लेस हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होंगी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जो मानव सभ्यता को लंबे समय तक प्रभावित करती रहेंगी। राहु जल तत्व की राशि में जा रहे हैं, मीन राशि जल तत्व की राशि है। कन्या राशि वालों के लिए
यह राहु क्या परिणाम लेके आएंगे, अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले 2 सदाबहार निवेदन करना चाहूँगा आपसे। यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो कृपया अब तक जितने वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, पार्ट 1 से लेके भाग 1 से लेके अब तक के सारे वीडियोस आप देख जाएं, तो इस वीडियो में कही हुई बातें आपको बहुत अच्छे से और बड़ी जल्दी समझ में आ जाएंगी। दूसरा, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को हमारे बारे में नहीं बताया तो कृपया अब बता दीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन का बटन प्रेस नहीं किया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मित्रों, और एक निवेदन करना चाहूँगा। मैं बहुत दिनों से महसूस कर रहा हूँ कि लोग कई सारे ज्योतिषियों के चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं। ज्योतिष विद्या कोई इतनी आसान विद्या नहीं है कि इसको हर कोई सीख ले और समझ ले। अगर ये आसान होता तो अरबों खरबों लोग अपनी जन्म पत्रिका खुद पढ़ रहे होते, अपने समय के बारे में खुद ही जान रहे होते। पर चूंकि ये गूढ़ रहस्य है, गुप्त विद्या है, छुपी हुई सीक्रेट चीज़ है, हिडन चीज़ है, ऑकल्ट साइंस है, कुछ ही लोगों को आता है, और वो भी लगातार अभ्यास करने के बाद। उसकी अपनी ग्रह दशा चल रही होगी वैसी, उसके अपने ग्रह नक्षत्र ऐसे होंगे, तब व्यक्ति ज्योतिषी बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कई सारे ज्योतिषियों का चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, अखबार में राशिफल पढ़ते हैं, कुछ पुस्तकों में राशिफल पढ़ते हैं और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चूँकि आपको ये विद्या समझ में नहीं आती, और ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर ज्योतिषियों की राय एक नहीं है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं एक ही विषय को लेकर। उत्तर भारतीय ज्योतिष, जिसमें ऋषि पराशर, ऋषि भृगु वगैरह का बहुत बड़ा योगदान है, इन्होंने कुछ और सूत्र लिखे हैं। दक्षिण भारतीय ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, लाल किताब, इन चीज़ों में उसी बिंदु पर कुछ और बातें लिखी हुई हैं। तो कई सारे पॉइंट्स पर मतैक्य नहीं है ज्योतिषियों में भी। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इतना आसान विषय नहीं है कि जिसको आप 8-10 ज्योतिषियों के चैनल सब्सक्राइब करके समझ सकें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप राशिफल जानने के लिए आपने कई सारे ज्योतिषियों का चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तो आपके राशिफल के बारे में कोई ज्योतिषी कुछ बोलेगा, कोई ज्योतिषी कुछ और बोलेगा, कोई कुछ और बोलेगा, अपनी अपनी समझ, अपने अपने अनुभव के हिसाब से, और वो सभी अपनी जगह पे सही होंगे। आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों के चैनल सब्सक्राइब करके केवल राशिफल जानने के लिए ना करें। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ प्रारंभ करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राहु का ये राशि परिवर्तन, ये गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए राहु सप्तम भाव में आ रहे हैं। यह जो राशिफल मैं बता रहा हूँ ये चंद्रमा से रूल होता है, गोचरवश, और गोचर चंद्रमा से देखा जाता है। तो ये चंद्र गणनाओं पे आधारित है। राहु मीन राशि में आ रहे हैं और मीन राशि आपके सप्तम स्थान में पड़ेगी। यदि आप कन्या राशि के व्यक्ति हैं, जातक या जातिका, मेल या फीमेल, दोनों के लिए ये इक्वली वैलिड है। दोनों इसको अपने ऊपर ही समझें। तो यदि आप मीन राशि के पुरुष या स्त्री हैं तो आपके लिए, यदि आप कन्या राशि के हैं तो आपके लिए सप्तम में राहु आएंगे, यहाँ 7th हाउस में, मीन राशि में। ठीक है। अब सप्तम में राहु का गोचर या जन्म कुंडली में भी सप्तम में राहु की स्थिति कभी भी अच्छी नहीं मानी जाती है। 30 अक्टूबर के बाद जो परिणाम राहु आपको देंगे वो मिश्रित होंगे। मिश्रित परिणामों में बुरे परिणाम ज़्यादा होंगे, अच्छे परिणाम कम होंगे। वैसे तो जब भी किसी बड़े ग्रह का ट्रांजिट होता है, संचरण होता है, तो उसके परिणाम 1-1.5 महीना पहले से ही दिखने लगते हैं। आपको कुछ कुछ अनुभव भी होने लगा होगा, जिनमें सबसे पहला अनुभव कन्या राशि वालों को ये होगा कि अपने जीवन साथी से उनके झगड़े बढ़ जाएंगे, लड़ाई झगड़े की स्थिति आएगी, एक दूसरे पे शंका होगी, डाउट होगा, और ये झगड़ों की स्थिति बढ़ती चली जाएगी। सेपरेशन, डाइवोर्स जैसी नौबत भी आ सकती है। एक दूसरे से मन नहीं मिलेगा, एक दूसरे को बात बात पे काट खाने को दौड़ेंगे। जो लोग पहले से ही डाइवोर्स की प्रक्रिया में हैं या सेपरेशन की प्रक्रिया में हैं, इन 18 महीनों के दौरान उनका तलाक हो जाएगा। राहु विच्छेदनकारी
सेपरेटिव ग्रह है। ये जिस भाव में बैठता है उस भाव से सेपरेट कर देता है आदमी को, उस भाव से संबंधित इच्छाएं भी बढ़ा देता है, अनंत इच्छाएं। तो सप्तम में बैठा हुआ राहु पति या पत्नी के संबंधों के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। ये आपको अपने जीवन साथी से अलग कर देगा या ऐसी परिस्थितियां बना देगा कि एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। भले कानूनी रूप से तलाक हो ना हो, पर एक साथ एक छत के नीचे रहना असंभव सा हो जाएगा। राहु अनंत इच्छाओं को भी दिखाता है, एक्सपेंशन करता है। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु एक साथ 3 काम त्रिकोणों को एक्टिव करेगा। यह सप्तम भाव काम त्रिकोण है। यहाँ बैठकर राहु एकादश पे दृष्टि डालेगा, 11th हाउस पे, ये काम त्रिकोण है। और यहाँ बैठ के राहु तृतीय भाव पर भी दृष्टि डालेगा, ये भी काम त्रिकोण है। ये भी मैं अपने पहले के वीडियोज में बराबर बताता आया हूँ। धर्म, ये धर्म त्रिकोण है। अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो राहु एक तो काम त्रिकोण में बैठ गया है, 2 और काम त्रिकोणों को एक्टिव कर दे रहा है अपनी दृष्टि डाल के। तो इसका अर्थ ये होगा कि काम संबंधी इच्छाएं आपकी बढ़ जाएंगी। सप्तम भाव बिगड़ेगा तभी जब आपके मन में बार बार ऐसी इच्छाएं आएंगी कि आप विवाहेतर संबंध बना लें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लें और एक साथ मल्टीपल रिलेशंस में चले जाएं। अर्थात कई सारे, अगर आप पुरुष हैं तो कई सारी स्त्रियों के साथ संबंध बनाएं। यदि आप महिला हैं कन्या राशि की तो आप कई सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाएं। तो ये स्थिति ऑब्वियस आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब करेगी। लड़ाई झगड़े मारपीट की नौबत आ जाएगी। आपका जीवन साथी आप पे डाउट करेगा, आपकी जासूसी करेगा, आपको रंगे हाथों पकड़ भी लेगा। ये स्थिति आपको सामाजिक रूप से बदनाम करेगी। समाज में बड़ा ह्यूमिलिएशन मिलेगा आपको। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब चारों तरफ आपकी थू थू होने लगेगी, सार्वजनिक रूप से आपकी बेइज्जती होगी पब्लिक प्लेसेस पर। ये तो हुई एक बात। ये राहु आपको स्थान परिवर्तन करवाएगा। आपके रोजी रोजगार में चेंजेस हो जाएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो उसमें परिवर्तन होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। पार्टनरशिप में आपको धोखा मिल सकता है। कई सारे ऐसे लोग नीच प्रकृति के, दुष्ट प्रकृति के, आपको गलत सलाह देने वाले आपके संपर्क में आएंगे और आपको अपने साथ बिजनेस करने के लिए बोलेंगे। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका पैसा ऐसी जगहों पे फंसवाने की कोशिश करेंगे जहां आपका नुकसान हो। आप अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाएंगे, आप मति भ्रम में रहेंगे। राहु बुद्धि को भ्रमित कर देता है, हर लेता है। तो आपको सही और गलत के डिसीजन लेने की क्षमता आपकी कम हो जाएगी और आप किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में फंस सकते हैं। वही गलत व्यक्ति आपको ऐसे सर्कल में ले जाएगा। चूंकि यहाँ बैठे हुए राहु एकादश स्थान को देख रहा है अपनी पंचम दृष्टि से। आप जो अपना खुद का सर्कल तैयार करेंगे, अपने फ्रेंड फैमिली का सर्कल, उस सर्किल में कोई ऐसे कई सारे लोग आ सकते हैं जो दुष्ट हों, जो राहु को का प्रतिनिधि हो। कोई क्रिमिनल टाइप का लोग या कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति जो गलत सलाह देगा। राहु आपको उकसाएगा गलत तरीक़ों से पैसा कमाने के लिए। ये एकादश स्थान है इच्छा पूर्ति का स्थान। यहाँ पे चूँकि राहु असीमित इच्छाओं को दिखाता है और 11th हाउस जो आपका खुद का सर्किल है, खुद का तैयार किया हुआ नेटवर्क है, उसी से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। तो आपके मन में कई सारी गलत इच्छाएं आएंगी और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कई सारे गलत काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको गलत काम करने से बचना है। एकादश का राहु या एकादश पे दृष्टि डालता हुआ राहु लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि से इनकम दिलाता है, शेयर ट्रेडिंग से इनकम दिलाता है और ऐसी जगहों पर पैसा फंसवाता भी है। तो आपको बड़ा सावधान होकर के कहीं निवेश करना है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं किसी भी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में और स्थान परिवर्तन होता है तो आपको जाना पड़ेगा और वो आपके लिए शुभ होगा। अर्थात स्थान परिवर्तन की यदि नौबत आती है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। राहु, मैं बार बार कहूँगा, 11th स्थान भी काम त्रिकोण है। तो आपका
विवाहेतर संबंध बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और इसकी वजह से चूँकि आपका फ्रेंड सर्किल जो नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है वो भी काम त्रिकोण है, वहाँ पे भी राहु दृष्टि डाल रहा है। तो आपकी इच्छाएं, इस बारे में कई सारी इच्छाएं हो जाएंगी, विशेषकर काम को लेकर आप कामुक अत्यधिक हो जाएंगे। यही राहु तृतीय स्थान पे भी दृष्टि डाल रहा है। तृतीय स्थान छोटी छोटी यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, काम त्रिकोण भी है, पराक्रम पुरुषार्थ साहस का भी है। वैसे तो तृतीय में राहु बैठ जाए या तृतीय पर दृष्टि डाल दे तो ये अच्छा होता है, आपका पुरुषार्थ पराक्रम साहस बढ़ेगा, आप ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे, ये अच्छा है, दुस्साहसी बनाता है आदमी को। बुरा क्या है यहाँ पे? बुरा है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे। तृतीय स्थान गले को भी दिखाता है, ये वाला एरिया, वाणी कह सकते हैं, वाणी तो नहीं पर गले को दिखाता है, कंठ को दिखाता है। आपकी वाणी से मतलब आपके गले से जो आवाज़ निकलेगी उसकी वजह से आपके भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो जाएंगे, अर्थात आपकी बोली खराब हो जाएगी। इसका ध्यान रखेंगे। यात्राएं करेंगे, यात्राओं से लाभ होगा, छोटी यात्राओं से निश्चित रूप से लाभ होगा, पर यह भी काम त्रिकोण है। आप यात्राओं में किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लेंगे। आपका अपना जो सर्कल आपने तैयार किया, जो नए लोग आपके सर्किल में हैं, उनमें से किसी के साथ आप शारीरिक संबंध बना लेंगे। पुराने मित्र छूटते चले जाएंगे, जो पुराने जान पहचान के हैं वो छूटते चले जाएंगे और नए मित्र ऐड होते चले जाएंगे। और यही नए मित्रों में से कुछ लोग आपके पतन का कारण बनेंगे, दुष्ट प्रकृति के लोग होंगे। यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सप्तम भाव का राहु अचानक शादी भी करवा देता है। जिन लोगों की शादी की बात चल रही थी उनकी शादी फटाक से हो जाएगी और बड़ी संभावना है कि कहीं विदेश में होगी। वो विदेशी अपने जन्म स्थान से दूर की कहीं किसी लड़की को या अपनी कम्युनिटी से अलग कम्युनिटी के किसी लड़के या लड़की से उनको पसंद करते हैं और अचानक से रातों रात उनकी शादी हो जाए। विवाहित जीवन खराब होगा। शादी जिस तेज़ी से होगी उसी तेज़ी से झगड़े वगैरह भी शुरू हो जाएंगे, उसी तेज़ी से आपका घर टूटने की कगार पे आ जाएगा और फिर आप इधर उधर कहीं देखना शुरू कर देंगे, अदर पार्टनर की तलाश करने लगेंगे। लग्न में केतु बैठा हुआ है। राहु और केतु 180 डिग्री पे एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। झगड़ों की वजह से, और केतु चूंकि मोक्षदायक प्लैनेट है, मुक्ति का प्लैनेट है, कई बार आपके मन में ऐसी इच्छा आएगी कि आप संन्यास ले लें, घर बार छोड़ दें, त्याग दें, मुक्ति की ओर चल दें। ऐसी इच्छाएं बड़ी प्रबल रूप से आपके मन में आएंगी। चूंकि राहु मीन राशि में है, बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति धर्म और ज्ञान के देवता हैं, तो अवैध शारीरिक संबंध बनाते हुए भी आपके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट होगा, आपको अंदर अंदर अफसोस होगा अपने इस कृत्य पर। अब यदि आप राहु के जाल में फंस गए, राहु के उकसावे में आए और अपनी इच्छाओं को काबू नहीं किया, तब तो स्थिति बड़ी खराब है। यदि आपने अंदर की आवाज़ सुनी, अंतरात्मा की आवाज़ जो बृहस्पति आपको देंगे, गिल्ट, यदि आपने वो सुन लिया और राहु के जाल से बच गए, आप धर्म के मार्ग पे चले, तो फिर स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं। फिर ना सामाजिक अपमान होगा, ना घर टूटेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। व्यापार में लाभ हो सकता है, पर पार्टनर नया नहीं होना चाहिए। यदि नए आदमी के साथ आप व्यापार करेंगे तो पूरी संभावना है व्यापार में लॉस होने की, आपका नुकसान ज़्यादा होगा। अच्छा, चतुर्थ से चतुर्थ है ये सप्तम स्थान, यहाँ से 1 2 3 4 कोई संपत्ति वगैरह से आपको लाभ हो सकता है। घर की कोई संपत्ति, छोटी मोटी संपत्ति आप बेच करके उससे लाभ कमा सकते हैं। पिता और माता के लिए भी ये सप्तम का बैठा हुआ राहु अच्छा है। पिता और माता भी यदि कोई काम करते हैं तो उसमें भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी। लग्न पर दृष्टि डाल रहा है और सप्तम में राहु बैठा है। दोनों ही जगहों पर राहु का प्रभाव है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां के लिए जिद पैदा करता है। राहु एक जिद्दी ग्रह है, ईगोइस्ट ग्रह है, स्थापित नियमों को नहीं मानता, संसार के जो बने बनाए नियम हैं उनको नहीं मानता। इसकी अपनी बुद्धि है, अपना दिमाग है। तो लग्न पर दृष्टि डाल रहा राहु आपको जिद्दी, अहंकारी, ईगोइस्ट, घमंडी बनाएगा। निर्णय लेने में गड़बड़ी होगी, मति भ्रम की स्थिति देगा। राहु बुद्धि हरता है, धुआं धुआं है राहु।
आपको दिखेगा नहीं कुछ, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप सही और गलत का फ़र्क नहीं पहचान पाएंगे और गलत चीज़ पे अड़ जाएंगे, ज़िद पे आ जाएंगे, अकड़ दिखाएंगे, बेवजह की अकड़। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा आपका घर टूटने का, या जीवन साथी के साथ अथवा बिजनेस पार्टनर के साथ भयंकर तकरार होने का। बिजनेस में भी झगड़े हो सकते हैं, बिजनेस में कोई ग्रोथ बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगी। इंडिविजुअली कुछ करें तो पार्टनरशिप मत करिए, पार्टनर के लिए स्थिति खराब है। अकेले आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस का विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा। जब आप अपने दम पर अकेले कर रहे हैं तो राहु सप्तम स्थान जो है वो विदेश यात्राओं को भी दिखाता है। आपको कई सारे अवसर मिलेंगे विदेश जाने के, विदेशों से काम बढ़ेगा, वहाँ से आमदनी भी आएगी। एकादश भाव पे राहु दृष्टि डाल रहा, आमदनी तो देगा पर गलत तरीकों से दे सकता है। तो मेरी ये सलाह है कि पार्टनरशिप ना करें नए व्यक्तियों से। ऐसे नए व्यक्ति जो आपको गलत रास्ते पे ले जा सकते हैं, जो शराबी, कबाबी, व्यभिचारी लोग हों, जो आपको गलत सलाह ही दें, ऐसे लोगों से दूर रहें। घर में शांति का माहौल बना के रखें, विवाहेतर संबंध से दूर रहें, छोटे भाई बहनों से संबंध बना के रखें। देखिए, मेरा काम तो आपको सलाह देना है, मानना या ना मानना आपके ऊपर है। अब आते हैं उपायों पर। उपायों में क्या क्या हो सकता है। राहु दुर्गा माता के उपासक हैं, राहु शिव जी के उपासक हैं। तो आप 3 शनिवार किसी देवी के मंदिर में एक नारियल में चुनरी लपेट करके देवी के चरणों में समर्पित करें, 2 घी के दिए जलाएं लौंग डाल करके, और दुर्गा चालीसा का 3 बार पाठ करें, 3 शनिवार लगातार। ये उपाय अचूक उपाय है। शिव जी को दूध, शहद, काला तिल मिला करके अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, क्योंकि ये राहु आपको बीमारियां देगा, गुप्त रोग दे सकता है, लंबी चलने वाली बीमारियां दे सकता है। तो लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन, थायराइड, हार्मोनल डिसबैलेंस, मर्दों में प्रोस्टेट, महिलाओं में गर्भाशय अर्थात यूट्रस की समस्या, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दे सकता है। तो इन बीमारियों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 1 माला का रोज जाप करें, शिव रुद्राष्टक और रुद्री का पाठ करें, शिव तांडव स्रोत का पाठ करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बृहस्पति मजबूत होगा। और आप गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को हरी दूर्बा, हरी मूंग चढ़ाएं और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। इन उपायों से राहु आपके काबू में रहेगा। एक मोर पंख और काजल की डिबिया अपने सिरहाने रखें और बाहर अपने गाड़ी में रखें, घर में चारों ओर मोर पंख लगा दें, इससे राहु काबू में रहेगा। काले कुत्ते, काली गाय को आप रोटी खिलाएं, घास खिलाएं, राहु काबू में रहेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।